नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आज बात करेंगे एक ऐसी पत्रिका की जिसका डुग्गर प्रदेश की विरासत में बहुत बड़ा योगदान है, डुग्गर प्रदेश के साहित्य में अनमोल है। जब भी किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके अंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज स्टूडियोज़ में इसी विषय में बात करने के लिए हमने दावत दी है डोगरी संस्था जम्मू के प्रधान प्रोफेसर ललित मगोत्रा सर और उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीना गुप्ता जी को। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद। मैडम, नवी चेतना के 100 से भी अधिक अंकों का आपने संपादन किया है। नवी चेतना की जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये इंसाइक्लोपीडिया है डुग्गर प्रदेश के साहित्य का, विरासत का, संस्कृति का। इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी साझा कीजिए। ये डोगरी की एकमात्र ऐसी पत्रिका है कि जो सबसे पहले पत्रिकाओं में निकली थी, और ये सन 1953 की बात है जब डोगरी संस्था ने एक सपना देखा था कि हमारी एक पत्रिका होनी चाहिए जो डुग्गर की जन जन तक पहुँचे और अपनी भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, और जो लोग एक ऐसी गाढ़ी नींद में सोए थे जिनको अपनी भाषा के बारे में कोई गौरव नहीं था और अपने आप को बहुत हीन भावना से देखते थे, उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि एक ऐसा प्रकाशन निकलता कि वो अपनी भाषा पर गौरव कर पाते और अपने आप को ऐसी नींद से जगा पाते। तो उनकी जागरूकता का काम करने के लिए ये पत्रिका जो थी बहुत अहम थी और इसने वाकई वो काम किया जो मार्का खेज था। और ये पत्रिका जो है ये शुरू से ही त्रैमासिक पत्रिका का रूप लेकर आई थी और 1953 में इसका आगाज़ हुआ और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी ने ये बीड़ा उठाया था। और उस वक्त दिल्ली के एक संस्था थी जिसका इसके साथ में संबंध था, मिलकर काम किया गया था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 3 अंक निकलने के बाद आगे वो सिलसिला चल नहीं सका। फिर 1967 में डोगरी संस्था जम्मू के द्वारा अपने तौर पर इस पत्रिका को रिवाइव किया गया। तब से लेकर आज तक ये पत्रिका जो है ये बिल्कुल लगातार नियमित रूप से आ रही है और इसने वक्त की ज़रूरत को पहचानते हुए जब जो कुछ दरकार था, जो चाहिए था, इस पत्रिका के ज़रिए वो चीज़ें मुहैया की। और मैं समझती हूँ कि एक तरह से ये डोगरी संस्था का, डोगरी साहित्य के इतिहास का, डोगरी कल्चर का एक चलता फिरता दस्तावेज़ है कि हम इन सब का विकास देखना चाहते हैं। तो नवी चेतना के शुरुआती अंकों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये तहरीक कैसे चली थी और ये तहरीक कैसे बढ़ी और किन किन लोगों का इसमें साथ रहा। तो मैं समझती हूँ कि पहले शुरुआती दौर पे हिमाचल के जो राइटर थे उनका भी इसके साथ बहुत संबंध रहा और ये नवी चेतना ने अपनी साख बनाई पूरे डुग्गर प्रदेश में और हिमाचल में भी। तो आज भी नवी चेतना का बहुत स्वागत होता है। और उसके बाद जब शिक्षा के क्षेत्र में डोगरी को लागू किया गया तो उस वक्त नवी चेतना ने उनके प्रति अपने दायित्व को समझा और बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो नवी चेतना के माध्यम से निकली वो विभिन्न क्लासों के लिए एक विषय के तौर पर और टेक्स्ट बुक के तौर पर भी पढ़ाई जाती रही। इसके अलावा कुछ रिसर्च के ऐसे काम हुए जैसे हमारे लोकल हीरोज़ हैं उनके ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर जो भी ऐसे काम हुए वो जो हमारे रिसर्च की दृष्टि से कोर्सों में काम आते थे वो भी निकाले गए। और भाषा के समय समय पर भाषा स्पेलिंग्स में जो जो परिवर्तन आते गए उनके बारे में भी शब्द जोड़ जो सेमिनार किए गए उनका भी इस नवी चेतना के ज़रिए जो प्रसारण किया गया, प्रचारित की गई। तो ये नवी चेतना ने अपने सफ़र में जो जिस वक्त की जो ज़रूरत थी
उस तलब को पूरा किया। और आज भी जिस तरह से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आगे बढ़ता गया, भाषा विकास करती गई, बहुत सारा साहित्य भी आ गया और हर विधा में साहित्य रचा जा रहा है, तो खसूसी अंक भी निकले जिनमें कोई गज़ल का अंक आया, कोई उपन्यास के ऊपर आ गया, कोई जैसे मुक्त छंद की कविता का अंक आया। इस तरह से हमारी नवी चेतना के ज़रिए साहित्य में जो मोड़ आए वो भी इसने शामिल किया अपने में। तो मैं समझती हूँ कि जिस साहित्य में जो परिवेश में बदलाव हुए वो नवी चेतना पत्रिका ने उनको भी अपनाया। तो हम यही देखकर इस पत्रिका को रूप दे रहे हैं कि वो हमेशा जो है प्रासंगिक बना रहे। सर, मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि डोगरी संस्था जम्मू का पहला प्रकाशन था जागो डुग्गर, ये अपने आप में बहुत अच्छा शीर्षक है। उसके बाद नमी चेतना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा शीर्षक है। लेकिन नमी चेतना के माध्यम से मुझे लगता है दूर दराज के लिखने वाले जो साहित्यकार थे उनको भी प्रकाशित होने का मौका मिला, क्योंकि 1953 से अगर ये पत्रिका चल रही है तो जाहिर सी बात है तब साहित्यकारों के पास वैसे भी आजकल पैसे नहीं होते, तब तो और भी गुर्बत का शिकार रहे होंगे। और दूर दराज के गांव के रहने वाले जो साहित्यकार हैं उनको डोगरी संस्था ने नवी चेतना के माध्यम से प्रकाशित होने का एक मंच भी प्रदान किया। राजेश्वर जी, आपने मुझे प्रश्न कोई नहीं पूछा। प्रश्न यही है कि नवी चेतना को जो मंच प्रदान करता है, नवी चेतना के माध्यम से डोगरी संस्था जो मंच प्रदान करती है, उसके विषय में ही जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ तक दूर दराज क्षेत्रों तक डोगरी संस्था को जाना जाता है, पहचाना जाता है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माना भी जाता है। ना, मैं इसी पे टिप्पणी करने लगा था, तो मैं सोचा प्रश्न नहीं है तो टिप्पणी कर देते हैं। ऐसा है कि नवी चेतना के बारे में अभी प्रोफेसर वीना गुप्ता जी ने जो कहा वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। उसमें समझिए कि बहुत से आयाम इन्होंने अपनी इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कवर कर दिए। एक तो ये कि शुरू तो शास्त्री जी की देखरेख में हुई, लेकिन सभी अंकों का संपादन शास्त्री जी ने नहीं किया। बीच बीच में शास्त्री जी की ये इच्छा भी थी और उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव भी होता था कि कुछ और प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाए। तो उस तरीके से उन्होंने प्रोफेसर मदन मोहन जी को, छत्रपाल जी को, अपने ओम गोस्वामी जी को या और भी बहुत से लोगों को उनको मौके दिए कि कोई अंक उनके द्वारा संपादित करवाया जाए। उससे ये हुआ कि शास्त्री जी का अपनी एक सोच थी, अपना एक ढंग था, लेकिन ये लोग भी बहुत क्रिएटिव राइटर थे। तो इन्होंने जो नंबर निकाले उसमें इनकी छाप दिखाई देती है उन नंबरों में। फिर 1989 में शास्त्री जी ने इस काम को छोड़ दिया, 1989 में मेरे ख्याल से। हाँ। और उसके बाद उस वक्त मैं ही था वहाँ संस्था में, तो मुझे लगा कि एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इसको शास्त्री जी की तरह चला सकता है, और फिर वो प्रोफेसर वीना गुप्ता। और वीना गुप्ता जी ने तब से लेके आज तक, आज 2000 समझिए 22 है, ये लगातार उसको चला रही हैं। कुछ बातें इन्होंने बता दी हैं कि नवी चेतना, एक तो ये है कि डोगरी में आज अगर हम गिने तो 2 पत्रिकाएँ, नवी चेतना और शिराज़ा। शिराज़ा कल्चरल एकेडमी की तरफ से है, उसको सरकारी अनुदान, उस सरकारी मदद से चलती है, उसको चलाने वाले तनख्वाह लेते हैं, इसलिए वो चल रही है। और लेकिन नवी चेतना खुद शुरू की गई, जैसे शब्द आपने कहा नवी चेतना और जागो डुग्गर, इसको समझने के लिए भी आपको एक स्टेप और पीछे जाके डोगरी संस्था के संविधान को पढ़ना चाहिए। जो संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है वो ये है लिखा हुआ कि डोगरी संस्था का उद्देश्य, उसमें उद्देश्यों में ये लिखा है कि डोगरी के साहित्य का विकास तो करना ही है, लेकिन डोगर की जो जनता इस बात से अनभिज्ञ है
इस बात का उनके मन में विचार नहीं है कि उनका अपना साहित्य, अपना कल्चर, अपना संगीत, अपनी पेंटिंग, अपनी शूरवीरता की गाथाएं, उनको वो उसके बारे में या तो थोड़ा पता है लेकिन गौरवान्वित नहीं है। वो इसमें उनको वैसा गर्व महसूस नहीं होता जैसा होना चाहिए। डोगरा कह के शर्माते हैं, क्योंकि डोगरों को उस वक्त शास्त्री जी ने जब ये निकली थी तो शास्त्री जी और दीनू भाई पंत जी का ये विचार था कि डोगरों को, और सच्ची बात थी कि डोगरों को समझा जाता है कि पंजाब की मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं और इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इतना कुछ है, उसको एक तो सामने लाने की ज़रूरत है और दूसरा उस पर गौरव करने की ज़रूरत है। इसलिए शब्द इस्तेमाल किए गए थे जागो डुग्गर और नवी चेतना। आप में एक न्यू कॉन्शियसनेस आए। तो ये नाम दोनों इसलिए थे और डोगरी संस्था ने अपनी ये वाली जिम्मेवारी अच्छे ढंग से निभाई है और कोई पत्रिका नहीं चल पाई। लगातार इतने वर्षों तक प्रकाशन करना भी एक चैलेंज होता है, समस्या आर्थिक भी रहती है। तो क्या तभी जो नवी चेतना मैगज़ीन है उसके सब्सक्राइबर भी हैं, या जो लोग लेना चाहें तो डोगरी संस्था के माध्यम से ही वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं? हाँ, इसके लिए ना मेंबरशिप की जाती है और ऐसा है कि हमने 1 साल की भी मेंबरशिप रखी और 3 साल की भी रखी और लोग जो हैं वो पत्रिका के मेंबर बनते हैं और 100 के करीब ऐसे रेगुलर मेंबर बनते हैं। लेकिन इसके अलावा डोगरी संस्था ने ये भी एक व्यवस्था की हुई है कि जो बच्चे, कई बार हम प्रतियोगिताएं करवाते हैं, कई बार सम्मानित करते हैं बच्चों को किसी एक्टिविटी के लिए, तो हम उनको किताबों के रूप में नवी चेतना के अंक जो उनके साथ रेलेवेंट होते हैं तो उनको भी हम प्रदान करते हैं, इसलिए कि एक तरह से डोगरी के साथ भी जुड़े रहें और इस पत्रिका को भी पढ़ें। इस तरह से विभिन्न स्कूलों में कभी प्रोग्राम किया गया, वहाँ भी हम ये चीज़ें दी जाती हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो एक प्रवृत्ति होती है ना पाठक की कि उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ वो जुड़ा रहता है, वो हमें डोगरा लोगों में इतनी वो नज़र नहीं आई। वो वैसे लेखकों की किताबों के बारे में भी ऐसा ही है, क्योंकि हाँ, किताब तो बांट दी जाती है, कुछ लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं वो पढ़ते हैं, सारे पढ़ते भी नहीं हैं। और जो विषय के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, वो लोग अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अंक लेने आएंगे और वो अंक हमारे जो हैं आउट ऑफ स्टॉक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और बाकी जो कई बार ऐसा होता है जैसे सामान्य अंक हो गए, वो कई बार पड़े रहते हैं स्टॉक में, लेकिन उस तरह से जो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए कि क्या लोगों को एक इंतज़ार होना चाहिए कि अगला अंक आया कि नहीं, हम लेने आए, उस तरह से डोगरा लोगों में अभी तक वो मैंने रुझान नहीं देखा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें भी प्रयत्न करने की ज़रूरत है और लोगों को वही बात है कि जागरूकता की कमी अभी भी अपनी भाषा के बारे में बनी हुई है। जागो डुग्गर नवी चेतना के बावजूद पाठकों की समस्या ज्यों की त्यों है। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे धर्म युग में छपना बहुत बड़ा एक अनुभव होता था, अंदर से गर्व महसूस करवाता था। जैसे उसके बाद सारिका जैसी मैगज़ीन में, सरिता में, इसी तरह से डोगरी भाषा में लिखने वाले के लिए नवी चेतना में प्रकाशित होना अपने आप में गर्व की अनुभूति देता है। ऐसा है राजेश्वर जी, मैं नवी चेतना के संदर्भ में 2 बातें करना चाहता हूँ। एक, कोई अगर जानना चाहे, आपने किसी और कार्यक्रम में वीना जी से ही ये प्रश्न पूछा था कि जो डुग्गर का इतिहास है, साहित्यिक इतिहास, ये कर्नल शिवनाथ जी के बाद वैसे ढंग से नहीं लिखा गया जैसे होना चाहिए। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप को वैसे इतिहास की किताब की प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर जानना चाहें कि डोगरी के साहित्य में कब क्या हुआ, आप नवी चेतना को पढ़िए। आप नवी चेतना के शुरू के अंक से शुरू करिए
और उसको पढ़ते जाइए, आपको पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि किस समय डोगरी साहित्य में कौन कौन सी बातें हो रही थी, कौन से चीज़ें छप रही थी, क्या हो रहा था। ये आपको पूरे का पूरा एक तरीके से ये उनकी प्रतिनिधित्व करती है डोगरी साहित्य का ये पत्रिका। वीना जी ने कहा ज़रूरतें पूरी करती है, वो तो की जाती थी ज़रूरतें पूरी, क्योंकि कहीं किसी क्लास में कोई किताब लगी है और वो है नहीं अवेलेबल, वैसी ज़रूरत है, तो नवी चेतना के स्पेशल अंक निकाल के उस ज़रूरत को पूरा किया जाता था। ये काम आज तक भी कर रहे हैं, आज तक भी। लेकिन जो इससे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, दूसरा, जो कोई शोध करना चाहे कि डोगरी के किसी चीज़ के ऊपर, वो अगर वो नवी चेतना को ही अच्छे से पहले अंक से लेकर आज तक पढ़ ले तो उसको कितने ही टॉपिक मिलेंगे शोध करने के लिए, और अच्छा शोध करने के लिए, और बड़ा पुख्ता मटेरियल भी इनसे उनको हासिल होगा। जिस जगह तक रहा सवाल कि जो लेखक हैं उनको इसमें अपनी किताब, अपनी कोई छाप के गौरव का अनुभव होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ, वीना जी भी जुड़ी हैं। तो जिन लोगों की कभी कोई रचना इसमें छपती है तो उनकी टेलीफोन भी आते हैं, कभी कभी पत्र भी आ जाता है, बहुत खुश होते हैं कि उनकी कोई, क्योंकि मैगज़ीन्स एक तो बात है, देखिए सारिका में छपना या धर्म युग में छपना एक दूसरे किस्म की बात थी, क्योंकि पत्रिकाएं पूरे भारतवर्ष में बहुत थीं, और उसमें ये 2 पत्रिकाएं थी। डोगरी में तो पत्रिकाएं ही 2 हैं, और किसी बेचारे की कोई क्या अपनी किताब, जैसे आपने कहा, वीना जी ने भी कहा, छापना बड़ा मुश्किल है, पैसे लगते हैं बड़े, लेकिन अगर उनकी रचना नवी चेतना में छप जाए तो वो रचना अमर हो गई, वो हमेशा के लिए हो गई, हमारे रिकॉर्ड में आ गई, छप गई, जिसने जब भी पढ़नी हो वो आके पढ़ सकता है। आपने एक प्रश्न इनसे पूछा था डोगरी संस्था की सर्कुलेशन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको ये बतला सकता हूँ प्रधान होने के नाते कि मेरे ख्याल से जो डोगरी संस्था के बाकी तो लोग देखते हैं क्या क्या काम किए, वो ये नहीं देखते कि क्या क्या चिंताएं की। तो डोगरी संस्था की एक जो सबसे बड़ी चिंता है, ये बतला सकती हैं, वो यही है कि हम नवी चेतना जब इतनी मेहनत करके छापी जाती है और इतने प्रतिभाशाली लेखकों के उसमें रचनाएं हैं और इतने अच्छे विचारकों के उसमें विचार हैं, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, इस पे हमारी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। हमें सलाह भी मिलती है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम कोशिश भी करते रहते हैं। हमें उम्मीद है, आशा है कि हम इसका कोई ना कोई ढंग ज़रूर ढूंढ पाएंगे। अगर हमारे आज के कार्यक्रम को कोई देख रहे हों और उनके मन में कोई ऐसा विचार आए कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये एक तो बात याद रखने वाली है कि ये सामान्य पत्रिका नहीं है, इसमें खबरें नहीं होंगी, इसमें स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, ये साहित्यिक पत्रिका है। ये भी कोशिश की गई कि हम इसको सामान्य पत्रिका बना दें, इसमें कुछ बच्चों का टॉपिक रखें, कुछ इसका करें, उसका करें। तो हमने देखा कि डोगरी संस्था के लिए ये काम कुछ थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, फिर क्योंकि हमारे पास साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं हैं। ये बात भी ज़रूरी है कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने जो पेपर लिखे हैं वो कौन सी, क्योंकि पत्रिकाओं में पेपर छपने के इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट में, कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट में, स्कूलों में अपॉइंटमेंट में, और उसके बाद प्रमोशन में। तो पत्रिकाओं में छपना बड़ा ज़रूरी है। पत्रिकाएं 2 ही हैं और इसलिए ये भी ज़रूरी है कि साहित्यिक पत्रिकाएं हों जिसमें ऐसे लोगों की चीज़ें छप सकें। तो ये सोच हमारी लगातार चलती रहती है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें इस बारे में लोगों की थोड़ी सजेशंस आएँ, सलाहें आएँ कि कैसे इस पत्रिका को हम अधिक से अधिक लोगों में, और आज कोई कार्यक्रम देख रहे हैं जिनकी इच्छा हो कि वो इस पत्रिका को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। मैं रिसर्च स्कॉलर के हवाले से पूछना चाहूँगा कि अगर उनको ये
पत्रिका खरीदनी हो या लेनी हो तो डोगरी संस्था जम्मू में पहले अंक से लेके 63 अंक तक उपलब्ध रहेंगी? ये ऐसी बात नहीं है कि सारी की सारी उपलब्ध रहेंगी। पहले अंक जो हैं वो अब आप देखिए 1967 से लेकर अब तक कुछ अंक तो जो सब्जेक्ट के साथ जुड़े थे और कोर्सों में लगे थे आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे, और जिनकी आगे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उनकी हम रीप्रिंट निकालते हैं। और ये है कि थोड़े बहुत जो रेयर वाले अंक हैं वो थोड़े बहुत बचे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है इतनी देर तक किसी चीज़ का स्टॉक में पूरी मात्रा में रह पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये नहीं है, फिर भी हमने संस्था में एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उनकी बाइंडिंग करवा के अपने स्टोर में, अपने स्टॉक के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए हमने सुरक्षित रखे हुए हैं। वहाँ से वो ले लें। किसी रिसर्च स्कॉलर ने अगर काम करना हो तो वो हमारे जो अपने लिए रखे हुए हैं उनको वो देखकर अपना काम कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अंक आपको मिस मिलेगा, वैसे मिस नहीं होगा। उनको हम प्रोवाइड अदरवाइज उनके लिए कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन उनके पढ़ने के लिए ज़रूर मिल पाएगी। वो उपलब्ध रहेगा फोटो स्टेट करवाने। उसके अलावा इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम जो पिछले 20, 25, 30 साल तक के अंक मिल जाएंगे। हाँ, वो है। सर, मैडम आप एक्सेलसियस स्टूडियोज़ में आए और नवी चेतना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवी चेतना डुग्गर प्रदेश के साहित्य में, इसकी साहित्यिक विरासत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नवी चेतना को पढ़कर आप डुग्गर प्रदेश के साहित्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसकी विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ज़रूर इस पत्रिका को आप सब्सक्राइब कीजिए डोगरी संस्था के माध्यम से। फ़िलहाल कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।